आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज फरवरी 2025 का करंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये प्रतियोगिता दर्पण का मंथली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। खास करके लिए पीसीएस के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए। इसको बार बार रिवीजन करें और सुने, कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 17 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया 17 दिसंबर 2024 को। इसमें दो विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। 129वां संविधान संशोधन विधेयक था। यह 129वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसमें नया अनुच्छेद 82 का ये जोड़ा जाएगा तथा अनुच्छेद 83, 172 और 327 अनुच्छेद में संशोधन होगा। किसमें संशोधन होगा? 83 में, 172 में, 327 में संशोधन होगा और अनुच्छेद 182 के ए को जोड़ा जाएगा। जेपीसी में कितने सदस्य थे? 39 सदस्य थे। लोकसभा के 27 सदस्य थे और राज्यसभा के 12 सदस्य थे। और इस जेपीसी के अध्यक्ष थे पीपी चौधरी। इस जेपीसी के अध्यक्ष थे पीपी चौधरी। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद समिति का गठन कब हुआ था? जैसा कि पिछले बार भी मैंने बताया था, 2 सितंबर 2023 को हुआ था और यह अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को दिया था। 32 दलों से समर्थन मिला था और 15 दलों ने विरोध जताया था। नेक्स्ट है, PSLV C59XL। PSLV C59 PSLV C59 के तहत इसरो ने ES मिशन प्रोवा 3 का सफल परीक्षण किया है। ES के मिशन प्रोवा 3 का सफल परीक्षण कर लिया है इसरो ने। प्रोवा 3 का किसे किया है? तो PSLV C59 की तरह। दो उपग्रह इसमें छोड़े गए थे, क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर था। क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर और क्रोनोग्राफ, दो उपग्रह छोड़ा गया था। PSLV की 61वीं उड़ान थी और PSLV XL की 26वीं उड़ान थी। PSL XLV की अब तक की 26वीं उड़ान थी। ये तो किससे संबंधित है? प्रोवा 3 से संबंधित था। नेक्स्ट है, 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है और ये कैमा टाइगर रिजर्व बन चुका है? 57वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। हाल ही में पिछले बार पढ़ा था हम लोगों ने, 56वां टाइगर रिजर्व बना था। गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का बना था। नेक्स्ट है, बाघों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या भारत में टोटल 3682 हो गई है। 2018 से 22 के बीच कितना वृद्धि हुआ था बाघों की संख्या में? तो 24% वृद्धि हुआ था। बाघों की संख्या में 24% वृद्धि हुआ है 18 से 22 के बीच। 22 में भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? 3682। नेक्स्ट है, INS तूसील। INS तूसील क्या है? तो रूस के द्वारा समझौता किया है भारत ने। ये किरीवाक श्रेणी का युद्धपोत होगा। ये भारत में शामिल होगा। 16 युद्धपोत में से 4 रूस में बनेगा और 14 रूस में बनेगा और 2 भारत में बनेगा। 30 नॉटिकल मील इसका दूरी किलोमीटर प्रति घंटा होगा चाल। 30 नॉटिकल मील से मतलब 30 नॉटिकल मील से 55 नॉटिकल माइल तक होगा इसका चाल होगा। तो INS तूसील भारत में शामिल होगा। युद्धपोत है ये। कब समझौता हुआ था? 2016 में समझौता हुआ था। 16 में से 14 रूस में बनेगा और 2 भारत में। नेक्स्ट है, नागशास्त्र 1। नागशास्त्र 1 क्या है? तो ये सोलर इंडस्ट्री द्वारा निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। नागशास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। यह 1 kg तक का विस्फोटक के साथ 6.90 मिनट उड़ान भर सकता है। मतलब 60.90 मिनट, लगभग 1 घंटा उड़ान भर सकता है 1 kg का विस्फोट लेकर। और इसका रेंज कितना है? 30 किलोमीटर रेंज है। नागशास्त्र 1 क्या है? तो ये आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वन स्थिति रिपोर्ट प्रति वर्ष 2 वर्ष के आधार पर जारी किया जाता था। 17वां रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया था। इस बार ये 18वां रिपोर्ट है। दिसंबर 2024 को जारी किया गया। 21 सितंबर होना चाहिए शायद। 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। अब प्रत्येक वर्ष पर ये जारी होता है। फर्स्ट बार 1987 में जारी हुआ था। भारत में कुल वन हो गए हैं 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में, यानी 21.76% भाग पर भारत में कुल वन आवरण हो चुके हैं। भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 21.46% के रूप में है। ये प्रतिशत में 21.76%, 21.76। और वृक्ष आवरण 1,12,014 किलोमीटर, 1,12,014 किलोमीटर, जो कि 3.41% है। तो वृद्धि कितना हुआ है? वन आवरण में 156 किलोमीटर वृद्धि, वन आवरण में 156 किलोमीटर वृद्धि हुआ है और वृक्ष आवरण में 1289 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। 1289 किलोमीटर। तो टोटल मिला के कितना वृद्धि हुआ? 1445 किलोमीटर। टोटल मिला के 1445 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। भारत में वृक्ष आवरण और वन आवरण टोटल कितने हो गए? भारत में वृक्ष आवरण और वन आवरण टोटल हो गए हैं 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी 25.17%। भारत में वन प्लस वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर 25.17% हो गया है। यह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम क्या है, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा भी वृद्धि क्या है? सबसे अधिक मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। मिजोरम के बाद गुजरात, फिर उड़ीसा। और वृक्ष आवरण में वृद्धि वन प्लस वृक्ष आवरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि किया है छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान पर यूपी है और तीसरा स्थान पर उड़ीसा है। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों में वृद्धि करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरा स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा वन वाले राज्य कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वन वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हैं। और प्रतिशत में देखें तो
लक्षद्वीप है प्रतिशत में 91.33% के साथ सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप। दूसरा मिजोरम है 85.34%। तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है जो कि 81.62% के साथ तीसरा स्थान पे है। तो प्रतिशत में सबसे अधिक वृक्ष कहाँ है? लक्षद्वीप में 91.33%, मिजोरम में 85.34% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.62% है, 62%। भारत में अब 33% से अधिक वन वाले कितने राज्य हो गए हैं? तो 19 राज्य हो चुके हैं। 33% से अधिक राज्य कितने हो गए हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर 19 हो गए हैं ऐसे क्षेत्र भारत में जहां 33% से अधिक वृक्ष हैं, जबकि 16 राज्यों में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र घट गया है। पहले की तुलना में 16 राज्यों में वन और वृक्षावरण घट गया है। भारत में कच्छ मैंग्रोव वन कितना है? यानी कि कुल आंध्र भूमि जैसे कच्छ वन या मैंग्रोव वन कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर में है। यह पिछले बार की तुलना में कितना कमी हो गया है? 7.43 किलोमीटर की कमी हो गया है। भारत में मैंग्रोव वन में कमी हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर में कमी हो गया है। भारत में अब कुल कार्बन स्टॉक कितना हो गया है? तो 7285.5 मीट्रिक टन 7285.5 मीट्रिक टन का कार्बन स्टॉक का कमी हो चुका है। सर्वाधिक कच्छ वन वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में और अंडमान निकोबार द्वीप में। तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है जहां 2119 किलोमीटर है और गुजरात में 1164 किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 608 किलोमीटर है। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। ये सीरिया में तख्तापलट हो गया है। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बशर अल असद बने हैं। ये रूस में जाकर शरण ले लिए हैं। विरोधी गुट का राष्ट्रपति बने हैं हयात तहीर अल शाम बने हैं। HTS पार्टी से शायद कुछ संबंधित हैं, संगठन से, HTS से। हयात तसीर अल शाम बने हैं, विरोधी गुट के सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति थे बशर अल असद जो रूस में जाकर शरण ले लिए हैं। अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? मोहम्मद अल बशीर बने हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद अल बशीर बने हैं। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन 2+2 वार्ता कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। 3 दिसंबर 2024 को हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता कब हुआ? 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ। पहली वार्ता हुआ था अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ था और तीसरी वार्ता 2025 में ब्रिटेन में होगा। तीसरी वार्ता ब्रिटेन के साथ 2+2 वार्ता कहाँ होगा? तो ये ब्रिटेन में होगा 2025 में। पहली वार्ता हुआ था 2023 में नई दिल्ली में हुआ था, दूसरी वार्ता हो गया है दिल्ली में 24 में। तो 2+2 वार्ता में भारत ब्रिटेन के साथ भी कर रहा है, पहले से अमेरिका के साथ कर चुका है, रूस के साथ कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? दोनों देशों के रक्षा मंत्री और सैन्य मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत की यात्राएँ। भारत यात्रा करने वाले भूटान के नरेश कौन थे? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के नरेश हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 में भारत की यात्रा की। उसी प्रकार राष्ट्रपति श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायके ये दिसंबर में भारत की यात्रा की। इनकी पहली भारत विदेश यात्रा थी। प्रमुख समझौता हुआ है इस प्रकार: रामेश्वरम व तमिल मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा, श्रीलंका के कांके से तुरई बंदरगाह का पुनर्वास करना और सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति देना, द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्रा में करना। हाल ही में श्रीलंका के साथ कौन कौन सा समझौता किया गया है? तो रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच नौका सेवा शुरू करना, श्रीलंका का कांके सेंतुरई बंदरगाह का पुनर्वास करना और सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति देना, द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्रा में करना। तो अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे तब ये सब हुआ था। हाल ही में और हुआ है जल सर्वेक्षण के लिए सहमति बना है। नेक्स्ट है NSO का रिपोर्ट। हाल ही में NSO ने 2024-25 की दूसरी तिमाही की GDP वृद्धि दर कितना बताया है? 5.4% बताया है। यह पिछले 3 तिमाहियों में सबसे कम है। पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम है। 7 तिमाहियों में सबसे कम है। 5.4% बताया है NSO ने दूसरी तिमाही में। 7 तिमाहियों में सबसे कम है, 5.4% बताया है। स्थिर मूल्य पर यह 5.4%, जबकि 23-24 में यह समान अवधि में 8.1% था। स्थिर मूल्य पर वार्षिक GDP वृद्धि बताया है NSO ने कितना? 2021-22 में था 9.7%, 2022-23 में था 7%, 2021-22 में था 7.9% और 22-23 में था 7%, और 2023-24 में था 8.2%, जो कि ज़्यादा था। 8.2% 23-24 में था। आधार वर्ष 2011-12 को परिवर्तित करके 2022-23 करने के लिए एक समिति गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर विश्वनाथ बोल्दर की समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो हाल ही में RBI द्वारा आधार वर्ष जो है, भारत का आधार वर्ष जो है 2011-12 है, इसे परिवर्तित करने के लिए सरकार ने समिति बनाई है विश्वनाथ बोल्दर की अध्यक्षता में। इसमें 26 सदस्य हैं टोटल विश्वनाथ बोल्दर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है किसानों के लिए कृषि लागत में वृद्धि को देखते हुए जमानत व गारंटी बिना मिलने वाली बैंक ऋण की सीमा 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। तो किसानों के लिए कृषि लागत में वृद्धि को देखते हुए जमानत एवं गारंटी के बिना मिलने वाली
बैंक ऋण की सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया, 2 लाख रुपया कर दिया गया है। देश भर में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023-24 के दौरान 9.3% की वृद्धि हुई है जो आयकर रिटर्न भरते हैं। तो पहले कितना था 2022-23 में, यह 7.40 करोड़ लोग ऐसे थे भारत में जो आयकर रिटर्न भरते थे। यह 23-24 में बढ़कर 8.09 करोड़ हो चुका है, यानी कि भारत में अभी मात्र 8 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं। कहाँ 140 करोड़ जनसंख्या और 8 करोड़ ही आयकर रिटर्न भरते हैं, तो बहुत कम है दोस्तों, ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है पिंगजियांग काउंटी में सेना का भंडार सबसे विशाल मिला है। ओहो, सोना का भंडार मिला है, ये चीन में मिला है। चीन में पिंगजियांग काउंटी में सोना का सबसे विशाल भंडार मिला है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, और वहाँ हाल ही में पिंगजियांग काउंटी में सोना का भंडार मिला है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2030 स्पेन में होगा, पुर्तगाल में होगा, मोरक्को में होगा। तो 2034 में सऊदी अरब में होगा, 2026 में कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में होगा। कुल 48 टीम इसमें भाग लेंगे। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। हाल ही में फीफा के अगले आयोजनों का घोषणा किया गया है। तो 30 में कहाँ होगा, स्पेन में, पुर्तगाल में, मोरक्को में, और 34 में सऊदी अरब में होगा। ये 34 में सऊदी अरब में होगा फीफा विश्व कप, ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 26 में अगले वर्ष होने वाला है कनाडा का, मेक्सिको का और यूएसए का। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला है। कुल 48 टीम भाग लेंगे। पहला उरुग्वे 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी का कुवैत यात्रा। 43 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत यात्रा हुआ है। तो प्रधानमंत्री का कुवैत यात्रा हुआ है, ये 43 वर्षों के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली बार गई थी 1981 में गई थी कुवैत। कुवैत की जनसंख्या में लगभग 21% भारतीय रहते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में आयोजित 26वें अरेबियन गल्फ का द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट उद्घाटन मुख्य अतिथि बने हैं। अच्छा, मोदी जी इस कार्यक्रम में गए थे वहाँ, तो 26वें अरेबियन गल्फ कप वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के मुख्य अतिथि बने हैं। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इसे मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ अल मुबारक कबीर मोदी जी को दिया गया, कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब डॉलर का हुआ था कुवैत के साथ। तो कुवैत के साथ 43 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। कुवैत के संबंधित और कोई पॉइंट बचा क्या, इसमें बचा हुआ है। तो कुवैत का जो वहाँ का क्राउन प्रिंस है उसको पता कर लें, और कुवैत की राजधानी पता कर लें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है नेपाली थल सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना का जनरल मानद की रैंक दी गई है। यह परंपरा 1950 से प्रारंभ हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो नेपाली सेना के थल सेना अध्यक्ष कौन थे, अशोक राज सिगडेल। इसे क्या दिया गया, तो जनरल मानद की उपाधि भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। ये 1950 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कब हुआ, तो 25 दिसंबर 2024 को हुआ। केन नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। इसमें कितना बिजली उत्पादन होगा, तो 103 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा, जिसमें 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा। इसका लागत होगा 44,605 करोड़। यह यूपी और एमपी का संयुक्त परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर कितना लागत आएगा, 44,605 करोड़ रुपए आएगा। इसमें 133 मेगावाट पनबिजली बनेगा, जिसमें से 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा। केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसका शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को कर दिया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से यूपी और एमपी संबंधित हैं। नेक्स्ट है सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या है, तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब नेक्स्ट है नए राज्यपालों का नियुक्ति किया गया है। तो हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल किसे बनाया गया है, हरिबाबू कंबमपति को बनाया गया। उड़ीसा का राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति को बनाया गया है। हाल ही में बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। केरल का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया। केरल का राज्यपाल बनाया गया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया। मिजोरम का बनाया गया है डॉक्टर GVK सिंह को बनाया गया। GVK सिंह को बनाया गया मिजोरम का राज्यपाल। जबकि मणिपुर का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। मिजोरम का GVK सिंह को बनाया गया। केरल का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का, और डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। इससे पहले अरुण कुमार मिश्रा थे भारत के। UNHRC का स्थापना 1993 में हुआ था। तो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये भारत का मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वी रामास्वामी सुब्रमण्यम को बनाया गया। पहले अरुण कुमार मिश्रा थे। इसमें भारत में राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 को किया गया था। अच्छा, इसके अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो एक समिति द्वारा चयन किया जाता है अध्यक्ष का, जिसमें गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, और विपक्ष के नेता होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा के और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन वी लोकुर बने हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन वी लोकुर बने हैं। कब बने, ये कब तक रहेंगे, 12 नवंबर 2028 तक रहेंगे। 2025 में बनाया गया है, 12 नवंबर 2028 तक रहेंगे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन वी लोकुर। RBI के नए गवर्नर कौन बन गए हैं, तो RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2024। तो कैमा सम्मान होगा, ये
34वां सम्मान होगा, ये सूर्यवाला को दिया गया। कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2018 में प्रकाशित हुआ था, ये सूर्यवाला का वो ब्याह सम्मान 2024 34वां ब्याह सम्मान था, ये सूर्यवाला को दिया गया। सूर्यवाला ये क्या है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये लेखक था, इस लिख के लिए दिया गया है। कौन देश के वासी वेणु की डायरी 2018 में प्रकाशित हुआ था, इसी को दिया गया है ब्याह सम्मान 2024 का, ये 34वां है, सूर्यवाला को दिया गया। 33वां पुष्पा भारती को मिला था, यादें और यादें के लिए 33वां मिला था, 2023 का था ये पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2024। मिस इंडिया 2024 यूएसए में हुआ, कौन बनी है, तो कैटलीन सेंड्रा नील बनी है। कैटरीन सेंड्रा नील क्या बनी है, तो ये 2024 का मिस इंडिया बनी है, 2024 के मिस इंडिया बनी है। 2024 का मिस इंडिया कहाँ हुआ था, तो ये यूएसए में हुआ था, कैटलीन सेंड्रा नील बनी है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इसमें हिंदी का मिला है, गगन गिल को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला हिंदी भाषा के लिए। इनका लेख था, कविता था, मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला है हिंदी के लिए। इनका कविता था मैं जब तक आई बाहर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं को दिया जाता है, 22 प्लस 2 विदेशी भाषाओं को दिया जाता है। 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उन्हें, और 2 विदेशी भाषाओं को दिया जाता है, एक अंग्रेजी और एक कोई भाषा को दिया जाता है। अंग्रेजी को दिया जाता है या अंग्रेजी में दिया गया है स्टीरिन कीरे को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी में स्टीरिन कीरे को दिया गया। स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए दिया गया। स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टीरिन कीरे को दिया गया। और मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार महेंद्र मांगलिया को दिया गया, ये प्रबंध संग्रह निबंध के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया, तो महेंद्र मांगलिया को दिया गया। इनकी निबंध था प्रबंध संग्रह, तो 22 भाषा में प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी में। अच्छा, 24 भाषा को दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार। 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार पुरुषों में लेटसाइल टोबोगो को दिया गया, ये बोत्सवाना के हैं। लेटसाइल टोबोगो बोत्सवाना के हैं, इन्हें 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया पुरुषों में। जबकि महिला में दिया गया है सिकान हसन को दिया गया, ये नीदरलैंड के हैं। सिकान हसन को दिया गया, ये नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट है फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2024। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2024 कौन बने थे, विनीसियस जूनियर बने थे। विनीसियस जूनियर बने थे पुरुषों में विनीसियस जूनियर बने थे फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2024 का, ये ब्राज़ील के थे। विनीसियस जूनियर ब्राज़ील के थे, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने 2024 में। जबकि महिला में इतना बोनामाटी बनी है, स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा का फुटबॉलर खिलाड़ी महिला में इतना बोनामाटी 2024 की बनी है, ये स्पेन की हैं। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक, द पर्सनल ऑफ द ईयर। अच्छा, पुस्तक के लेखक नहीं, मतलब कि इसमें दिया जाता है टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर। डोनाल्ड ट्रंप 2024 का टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और टाइम CEO ऑफ द ईयर 2024 का टाइम का CEO ऑफ द ईयर लीसा सू को दिया गया। AMD की CEO थी, AMD की CEO थी लीसा सू को दिया गया टाइम CEO ऑफ द ईयर। और टाइम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, टाइम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया, कैटलीन क्लार्क को दिया गया। टाइम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर कैटलीन कैटलार्क को दिया गया। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस की थीम था 2024 का एड्स दिवस का थीम था सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट है 25 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है। 2012 में भी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, तो 25 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 25 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो 25 को 3 वर्ष घोषित किया गया है, सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित में है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन, निजमा अब्दुल्ला द्वारा लिखा गया। ऑल दिस लव आशीष बगरेचा लिखा गया। ऑल द लव आशीष बगरेचा द्वारा लिखा गया। स्पिरिट नाइट्स स्टीरिन कीरे द्वारा स्पिरिट नाइट्स स्टीरिन कीरे द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है द एस्टेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी, द एस्टेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। द एस्टेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। और 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में हुआ है। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास, सूर्यकरण युद्धाभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्यकरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। साझेदारी ये 2024 में सलझंडी में हुआ है। सलझंडी में हुआ है सूर्यकरण युद्धाभ्यास, सलझंडी में हुआ 2024 में भारत और नेपाल के बीच हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी हुआ है। 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। सिलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, यह विशाखापत्तनम में हुआ है। INS सुमित्रा शामिल हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था। तो सिलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही में 2024 में विशाखापत्तनम भारत में हुआ है। इसमें INS सुमित्रा भाग लिया था और 2005 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये फोकस देश था फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कोलकाता में हुआ, फोकस देश फ्रांस था। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जैन 39वें जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य पर पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थकर थे उनके 29वें सौ जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य पर 900 रुपया का और 28वें निर्माण दिवस पर 800 रुपया का सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किसके 29वें जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में 900 रुपया का और 900 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये जन्म कल्याण महोत्सव पर 2900 जन्म कल्याण है ना, और 2800वें निर्माण दिवस पर 800 रुपया का स्मारक सिक्का। पार्श्वनाथ जो कि 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी विजेता भारत 5वां बार हो चुका है। तो पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी विजेता भारत 5वीं बार विजेता हो चुका है। इसका आयोजन हुआ था ओमान में हुआ था, ओमान में मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। पुरुषों की हॉकी एशिया जूनियर कप विजेता भारत 5वीं बार जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता कौन बना है, मुंबई बना है, यह सेकंड बार मुंबई बन गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता 2024 कौन बना, तो मुंबई बना है, यह विजेता दूसरी बार बना है मुंबई। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष सममी सिल्वर श्रीलंका के बन गए हैं। पूर्व में जैसा बने थे। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष सममी सिल्वर को बनाया गया, ये श्रीलंका के हैं। पूर्व में जैसा थे भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया गया, किसके द्वारा, रविंद्र चंद्र अश्विन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया गया है। फार्मूला 1 रेस का चैंपियंस मैक्स वर्स्टेपन बन गए हैं। फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियंस मैक्स वर्स्टेपन बन गए हैं। विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस बने डी गुकेश 18 वर्ष के हैं, सबसे युवा बन गए हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड भारतीय हो गए हैं। विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस बन गए हैं, डी गुकेश 18 वर्ष के हैं। विश्व आनंद के बाद यह सेकंड भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना कहाँ शुरू किया, तो हरियाणा के पानीपत से शुरू किया। ये किसका है बीमा सखी योजना, LIC का है। महिलाओं के लिए यह एक वजीफा योजना है जो 5 वर्षों तक कार्य करेगा। महिलाओं के लिए एक वजीफा योजना है जो 5 वर्षों तक कार्य करेगा। बीमा सखी योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया है। तो अब ये 2025 फरवरी प्रतियोगिता दर्पण का कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों, थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, करंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए।